देखिए टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? देखिए हम चूंकि इसमें नीट फिजिक्स लिख दिया हमने, इसका मतलब हम आपको हल्की हल्की बातें बताएंगे, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पर हल्के हल्के क्वेश्चन में ही टॉपिक प्रूफ हो जाता है, इसलिए वो जो भारी है वही हल्का है। तो यहाँ सिंपल सी बात थोड़ा हल्का फुल्का बताया जाएगा। देखो सेंटर ऑफ मास होता क्या है? कहते हैं सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है किसी बॉडी में जहां पर होल ऑफ द मास ऑफ द बॉडी इज एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड माना जाता है। मतलब जैसे हमारी बॉडी का मास, मान ले हमारा मास 60 kg है, जो कि है, मतलब ऐसे 60, 61, 62 ही रहता है हमारा मास। तो हमारा पूरा मास कहाँ पर एक्ट करता है? तो एक ह्यूमन बॉडी जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है, नॉर्मल इसलिए कह दिया भाई, एबनॉर्मल है मान लिया। अब तो खोपड़ी इतनी बड़ी है, कमर इतनी बड़ी है, तो फिर वो तो गड़बड़ हो जाएगा ना। या कमर इतनी पतली है, खोपड़ा इतना बड़ा है, तो फिर अलग चीज है। मतलब नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो मास होता है वो कहाँ पर एज्यूम किया जाता है? उसके नाभि में। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? नहीं, पहले इंग्लिश इसकी चर्चित नहीं थी, अभी कुछ कुछ नेबल नबल कहते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं उसको, बेली बटन कहते हैं, जो अंग्रेजी में जो भी बोलते हैं। हम लोग नाभि बोलते हैं, गांव में तोंदी बोलते हैं। तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं? नहीं, मतलब तुम्हारे यहाँ तुम यही रहती हो तो ऐसे क्या बोलते हैं? नाभि बोलते हैं ना। तो अब बताइए, अगर आप चाकू से हमारी नाभि को काट लीजिए और जाकर के वहां पर चक्की पे तौलाइए तो 60 किलो की निकलेगी। यानी नाभि 60 किलो की नहीं है, वो पॉइंट जहां पर पूरी की पूरी बॉडी का मास एक्ट करता है उसको कहते हैं, ठीक है। जरा ध्यान से समझिएगा, जैसे हम 2-4-10 लोग मिलकर तुमको धक्का मार रहे हैं और आप मार ताकत लगा रहे हैं, बिल्कुल हिलेंगे नहीं। प्रैक्टिकली आप जरा बहुत ध्यान से देखिएगा कि आप कहाँ से फोर्स लगा रही है, तो आपको लगेगा कि नाभि से फोर्स लग रहा है, जैसे लग रहा है कि नाभि पे ही फोर्स लग रहा है। मतलब जो आपकी ताकत लग रही है उसका सेंटर जो है नाभि है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है कि द पॉइंट ऑन द बॉडी वेयर होल ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एक्ट्स, ये मतलब होता है, ठीक है। इसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कहाँ होता है? जिस पर पूरी बॉडी का वेट एक्ट करता है। जो अर्थ वेट क्या होता है? वह फोर्स जिससे अर्थ किसी बॉडी को अपने सेंटर की ओर घसीटते हैं, किसी बॉडी को अपनी ओर अपने सेंटर की ओर घसीटती है, उसको वेट कहते हैं। तो वेट वो पॉइंट होता है, ठीक है। अब मान लीजिए ये पेन है हमारे पास, ये यूनिफॉर्म लेंथ का है, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास इसका मिडिल पॉइंट होगा, ठीक है। अब मान लिया अगर ये एक रॉड है, मान लेते हैं ये रॉड मासलेस है और यहां पर मास एक लटका दें, यहां मास लटका दें, तो क्या जरूरी है कि सेंटर ऑफ मास के मिडिल पॉइंट पर हो? भाई मान लिया एक 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 रॉड है और आपसे कहें इसको कंधे पे रखे चलिए, बिल्कुल गिरे ना, तो आप बिल्कुल सेंटर पे इसको ऐसे कंधे पे रख लेंगे। लेकिन मान लीजिए यहां पर हम यहां पर हम 50 kg का वेट यहां रख दें और यहां पर 70 kg का वेट रख दें, तो कोई उठा ही नहीं पाओगी। लेकिन मान लेते हैं, तो क्या अभी यहीं पर ये बैलेंस बन जाएगा? इसका नहीं बनेगा ना। इसका बैलेंस कुछ ज्यादा वेट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो पहले हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। अगर टू पार्टिकल सिस्टम है तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं? बहुत टफ चीज नहीं है, 11th में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, टू पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। देखो ध्यान से, अब इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में भी कर सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में कर सकते हैं। हमने वेक्टर की बात कर रहे हैं। हमने कहा सपोज करिएगा ये दो पार्टिकल हैं, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है और ये किसी सिस्टम में रखे हुए हैं, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अगर ये पॉइंट ए पे रखा है, ये पॉइंट बी पे रखा हुआ है, तो इस पॉइंट का कुछ पोजीशन वेक्टर होगा। तो हमने कहा सपोज करिएगा ए का पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया r1 है और बी का पोजीशन वेक्टर r2 है, ठीक है। अगर इन दोनों मासेस को आपको इसका नेट मास निकालना है, सेंटर ऑफ मास, तो सिंपल सी बात है, इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन पर ही कहीं होगा। पहली बात ये समझ लीजिए आप। तो हमने कहा, अभी हमने कहा ना कि रॉड है एक तरीके से, ये भी क्या है, रॉड है। और रॉड पे इस एंड पे m1 मास की बॉडी हमने रख दी, इस पे हमने m2 मास की बॉडी रख दी और हमने कहा बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, कहाँ बैलेंस होगी? तो आप कहीं बीच में यहां बैलेंस करोगे क्या? यहां पर इसको कहीं बीच में ही बैलेंस करोगे ना। तो हमने कहा सपोज करिए
ये जो सी पॉइंट है ये इसका सेंटर ऑफ मास है, जिसका पोजीशन वेक्टर हमने सेंटर ऑफ मास के लिए RCM यूज करेंगे। CM इंडिकेट फॉर द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका क्या होता है जरा समझिएगा। RCM इज इक्वल टू होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, M1 इंटू R1 प्लस M2 इंटू R2 अपान M1 प्लस M2, ये RCM होता है, ठीक है। देखिए अब इसके अंदर हम नहीं जा रहे हैं कि आया कहां से। अगर हम अंदर जाएंगे तो यहां पर एक कंसेप्ट आता है मोमेंट ऑफ मास। क्या आता है? मोमेंट ऑफ मास। जैसे आपने मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ा है ना, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय आर। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय आर। मोमेंट ऑफ मास, मास मल्टीप्लाइड बाय आर, ठीक है। तो यहां पर एक मैथमेटिशियन थे वेरिग्नन, क्या नाम था? वेरिग्नन। मैं वहां जा नहीं रहा हूं, वहां इतना याद नहीं रखना, जितना करिएगा। वेरिग्नन साहब ने कहा, वो फोर्स के बारे में बताया था कि मान लीजिए किसी बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लगे हुए हैं, तो सिंपल सी बात है कि क्या बॉडी हर डायरेक्शन में चलेगी? नहीं समझे भाई, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हो उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। अब मान लिया एक बॉडी है, उस बॉडी को आपने 4 रस्सियों से बांध दिया, ठीक है, और एक एक आदमी ने एक एक रस्सी पकड़ी और हर डायरेक्शन में खींचना शुरू कर दिया, अलग अलग दिशाओं में। तो क्या वो बॉडी हर दिशा में जाएगी? हर दिशा में जाएगी, यानी एक दिशा में जाएगी ना। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि भाई वो उस दिशा में जाएगी जिधर उन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट लग रहा होगा। तो वेरिग्नन साहब ने कहा कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ना, एफ रिजल्टेंट, उसका जो मोमेंट होगा वो अलग अलग फोर्सेस के मोमेंट के सम के इक्वल होगा। यानी उनका मतलब था अलग अलग फोर्सेस का मोमेंट निकालने या रिजल्टेंट का मोमेंट निकालने, वो दोनों सेम होंगे, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट यहां लगा दो। क्या मैं कह सकता हूं कि सी पॉइंट पर टोटल मास एक्ट कर रहा है M1 प्लस M2? तो चाहे हम M1 और M2 का अलग अलग मोमेंट निकाल दें, M1 R1 प्लस M2 R2, या हम नेट जो मास है M1 प्लस M2 इंटू RCM, ये दोनों इक्वल होंगे ना। तो यहां जो RCM की वैल्यू होगी क्या होगी? M1 R1 प्लस M2 R2 अपान M1 प्लस M2, यही तो लिखा हुआ ये। तो ये 2 पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका होता है। ये मैं केवल समझाने के लिए बात कर रहा हूं कि ये आया कहां से, ये काहे लिख दिया आपने। तो ये मोमेंट ऑफ द मास, मोमेंट से कुछ इसका संबंध है, समझ में आई बात? अच्छा, यहां एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस है कि अगर दोनों मास इक्वल होते, M1 इज इक्वल टू M2, मान लेते M होता, तो अगर मैं वहां पर सेंटर ऑफ मास निकालता हूं तो क्या मैं कह सकता हूं MR1 प्लस MR2 अपान 2M? ऊपर नीचे से M कट जाएगा, तो क्या ये हो गया R1 प्लस R2 अपान M, R2 अपान 2? नहीं होगा। और प्रैक्टिकली भी समझ लीजिएगा, अगर कोई रॉड है, लाइट वेट है, तो इसका वेट नेग्लिजिबल है, और अगर आप सेम मास दोनों एंड पे रखोगे तो बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे बैलेंस होगी, नहीं होगी वो, ठीक है। तो ये आपका सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट है 2 पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। अब अगर यहां पर हम नोट कर लिया ना, अगर यहां पर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, ये वेरिग्नन आपको याद नहीं रखना, मैं समझाने के लिए समझाना चाहता था कि कही क्या रहे। तो अगर मैं मान लूं कि जो जिस पॉइंट पर M1 मास रखा है उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और जिस पॉइंट पर M2 है उसका x2 y2 है, और C का कोऑर्डिनेट xCM, yCM है, ठीक है। तो अगर आप एक्चुअली में वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए, अभी आपने RCM की वैल्यू क्या निकाली है? RCM इज इक्वल टू निकाला है आपने M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर निकाला है ना, M1 प्लस M2, ठीक है। देखिए RCM मतलब इसका पोजीशन वेक्टर, और अगर इसका ये XCM YCM इसका कोऑर्डिनेट है, तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या मैं इसको XCM I कैप प्लस YCM J कैप दे सकता हूं?
3 डायमेंशन में कर दो कि 3 डायमेंशन कर दोगे जेड भी आ जाएगा वहां पर, इज इक्वल टू मैंने 1/m1 प्लस m2 अलग कर दिया, तो यहां पर आएगा m1 और r1 हो जाएगा x1i प्लस y1j प्लस m2, ये हो जाएगा x2i प्लस y2j। तो ये हो जाएगा xcm i कैप प्लस ycm j कैप इज इक्वल टू, अब देखो ध्यान से, यहां के i वाला i कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा आपका m1 x1 प्लस m2 x2 अपान m1 प्लस m2 और प्लस फिर j कॉमन ले लो, तो आएगा m1 y1 प्लस m2 y2 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, तो अगर हम आई जेके के कोफिशिएंट को इक्वेट कर दें तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि एक्ससीएम क्या निकलने वाला है। तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट हमको निकाला है सेंटर ऑफ मास का, तो द एक्स कोऑर्डिनेट एक्ससीएम विल इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपान m1 प्लस m2, और जो ycm निकलने वाला है वो निकलने वाला है m1 y1 प्लस m2 y2 अपान m1 प्लस m2। अगर 3D है तो आप z भी निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? तो ये आपका 2 पार्टिकल सिस्टम है। हाँ, अगर आपने मास यहां सेम ले लिए, अगर मान लें इस केस में ले लें, एक स्पेशल केस यहां भी ले लें आप कि भाई बोथ द बॉडीज आर हैविंग द सेम मास, इफ m1 इज इक्वल टू m2 कर दें, तो यानी कि xcm जो निकलेगा वो निकलेगा x1 प्लस x2 y2, और ycm जो निकलेगा वो निकलेगा y1 प्लस y2 y2। नहीं समझे? इसी प्रकार से मैं n पार्टिकल सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूं। तो अगर सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल सिस्टम लेते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल सिस्टम लेते हैं। अब जैसे प्रैक्टिकली समझिएगा, हमारी बॉडी का जो टोटल मास है, मैं अपनी बॉडी इसलिए कह रहा हूं, हमारी मतलब मैं अपनी नहीं कह रहा हूं, लेकिन अपनी में यूनिफॉर्म ठीक है, मतलब सब ठीक ठाक, खोपड़ी भी अपने हिसाब से है, सब ठीक है। ठीक है, तो हमारा सेंटर ऑफ मास है हमारी नाभि। अब मान लिया हमको ऐसे हनुमान जी की तरह ऐसे लेटा दो, इससे शक्तिमान जैसे नहीं चलता, शक्तिमान ऐसे लेट चलता था, और हमारी पूरी बॉडी में यूनिफॉर्मली 1-1, 2-2 किलो का वेट रख दो, तो उसके चारों तरफ यूनिफॉर्मली, तब भी सेंटर ऑफ मास कहाँ एक्ट करेगा? हमारी नाभि पे ही एक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लिया हम, आपने कभी देखा होगा ये कुछ खेल कूद दिखाने वाले जो नहीं होते हैं, जो सड़क पे पड़े रहते हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको ये नट वगैरह, जो नट वगैरह होते हैं, तो वो देखा होगा कि वो एक बांस गाड़ करके उस बांस में कीड़ा लगा लेते हैं और उसमें अपने नाभि में एक लकड़ी रखते हैं, उसके ऊपर बैलेंस करके नाचते हैं, घूमते। नहीं, ऐसा होता है। ठीक है, अब तुम्हारे पास फोटो नहीं हो ना, फोटो हम देख के उसमें लगा देते, देखो कैसे घूम रहा है। ठीक है, तो अगर उसकी बॉडी में चारों तरफ आप वेट यूनिफॉर्मली रख देंगे, तभी उसका वेट वहीं एक्ट करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने कहीं ज्यादा कर दिया, कहीं कम कर दिया, तो सेंटर ऑफ मास डिस्टर्ब हो जाएगा। नहीं समझे? तो जैसे मान लिया मैं एक n पार्टिकल सिस्टम लेता हूं, हमने कहा सपोज करिएगा ये मैं सिस्टम बना लेता हूं ऐसे, वो 2D 3D जो भी आप मान लो इसको, मान लिया ये एक बॉडी है, एक ये बॉडी है, एक ये बॉडी है, एक बॉडी है, एक ये, बहुत सारी बॉडी है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m3 है, इसका मास mn है, इसका पोजीशन वेक्टर r1 है, इसका r2 है, इसका r3 है, इसका rn है। ये नहीं कहना r4 कहां चला गया, फिर तो फिर r4 लिखते रहेंगे, कल तक लिखते ही रहेंगे। ये r1 है, ये r2 है, ये r3 है, ये rn है। अगर इस पूरे को एक सिस्टम मान लें, तो सिंपल सी बात, अगर हम बैलेंस करने के लिए कहें तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो मान लें ये इसका सेंटर ऑफ मास है, जिसका पोजीशन वेक्टर rcm है, तो वही वेरिग्नन समझ लो यहां पर लग रही है। ठीक है, तो अगर यहां से rcm निकालना होगा, तो यहां rcm कैसे निकलेगा? यहां जो rcm निकलेगा वो निकलेगा m1 r1 प्लस
m2r2 प्लस सो ऑन प्लस mn/rn अपॉन m1 प्लस m2 अप टू mn। हाँ, एक काम आप कर सकते हैं कि जो m1 प्लस m2 अप टू mn लिखा है, दिस इज द होल मास ऑफ द बॉडी, तो इसको आप लिख सकते हैं कैपिटल M। तो RCM इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल M अलग कर दो, तो ये आ जाएगा m1r1 प्लस m2r2 अप टू सो ऑन प्लस mn/rn। अब अगर इसको हम आपसे कहें कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखो, तो भैया x जब लिखोगे यहाँ xcm, तो m1 x1 m2 x2 mn xn अपॉन m कैपिटल M, ycm zcm ऐसे निकलता चला जाएगा। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? अब अगर हम इसका वेलोसिटी निकालें, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, नोट कर लिया ना? अब हम जब सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करेंगे तो हम n पार्टिकल सिस्टम में लेके बात करेंगे, ठीक है। मोमेंटम कंजर्वेशन एंड सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करने जा रहे हैं। पहले वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ले जा रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, जब मैं सेंटर ऑफ मास कह रहा हूं तो आप ऑफ ए बॉडी, ऑफ अ बॉडी, ऑफ ए बॉडी की बात कर रहा हूं, तो बॉडी में n पार्टिकल्स हैं। हेलो, ठीक है? नहीं, मेरी आवाज उल्टा मुझे सुनाई पड़ रही थी, इसलिए मैं देख रहा था ये हो क्या रहा है। देखो, तो हम जानते हैं कि RCM जो होता है वो है 1 अपॉन कैपिटल M m1r1 प्लस m2r2 प्लस सो ऑन प्लस mn/rn। देखो, जब आप बात करते हैं वेलोसिटी, तो आप बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो हमने बताया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्चुअली में dx/dt होता है, याद है ना? इसको कहते हैं x के t के रेस्पेक्ट में x को डिफरेंशिएट करना, मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ये बायोलॉजी वालों को भी आना चाहिए। अब इसको हम कहते हैं t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करिए जरा। अभी बॉडी ये मतलब ये पूरा हटा दें, इसकी जरूरत हमको है नहीं। जब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा d/dt। ये होता है डिफरेंशिएशन का साइन, ठीक है, यानी d/dt डिफरेंशिएट कर रहा है। अब कोई काम करता है तो उसको उस चीज का ऑपरेटर कहा जाता है। जैसे कोई कंप्यूटर का काम करता है तो कहें कंप्यूटर ऑपरेटर है, जनरेटर का काम करता है तो जनरेटर ऑपरेटर है। तो ये डिफरेंशिएशन का काम कर रहा है तो डिफरेंशियल ऑपरेटर है। किसको करेगा? यहां पर RCM को करेगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल M m1 dr1/dt प्लस m2 dr2/dt प्लस सो ऑन प्लस mn drn/dt। ये मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। अब जिस r को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जिस पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर को आप t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसी पार्टिकल का वेलोसिटी मिल रहा है। तो ये मिल रहा है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल M, ये मिल गया m1 इंटू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस m2 इंटू वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल प्लस सो ऑन प्लस mn इंटू वेलोसिटी ऑफ nth पार्टिकल। ये वेलोसिटी मिल गई हमको, ठीक है। अब जरा ये बताइए, अगर मैं इसको इधर ले आऊं, अच्छा एक मिनट यहां नोट कर लिए, फिर बात करें। नोट कर लिया, इसी कोई क्वेश्चन नंबर 1 डाल दो, फिलहाल हम जरूरत करें बाद में बात करेंगे। एक बार इसको और डिफरेंशिएट करते हैं, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन भी वहां डाल दीजिएगा। हेडिंग यहाँ वेलोसिटी आपने डाली है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वहां एक्सेलरेशन भी डाल दीजिएगा। इसको अगेन डिफरेंशिएट करें, अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन क्यों लिख रहे हो? डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू टी, भाई वो तो आर को कर रहे थे ना, तो ये हो जाएगा d/dt ऑफ VCM इज इक्वल टू 1 बाई कैपिटल M m1 d/dt ऑफ V1 प्लस m2 d/dt ऑफ V2 प्लस सो ऑन
प्लस mn dy/dt ऑफ vn। ठीक है, इसको पहचानते हैं आप, dy/dt ऑफ acm पहचानते हैं, यानी ये हो जाएगा आपका है क्या होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1/M m1 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेकेंड पार्टिकल प्लस mn इंटू एक्सेलरेशन ऑफ nth पार्टिकल। ठीक है, फोर्स ही निकल रहा है, मैं वही पहुंच रहा हूं। तो ये अगर इस कैपिटल M को इधर ले आओ तो आएगा कैपिटल M इंटू ACM इज इक्वल टू M1A1 हो जाएगा फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल, फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड पार्टिकल अप टू फोर्स एक्टिंग ऑफ nth पार्टिकल। यानी ये टोटल फोर्स ऑफ द सिस्टम हो गया, यानी इसको कह सकते हैं टोटल फोर्स F टोटल इज इक्वल टू MACM। अब जरा टोटल फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए टोटल फोर्स में दो तरीके के फोर्स होते हैं, ठीक है, एक होता है एक्सटर्नल फोर्स, एक होता है इंटरनल फोर्स। क्या होता है? ये जो टोटल फोर्स होता है ये होता है F एक्सटर्नल प्लस F इंटरनल इज इक्वल टू MACM। बात समझ में आ गई? बात नहीं आई? जरा इसका मतलब समझ लीजिएगा। आप एक बॉडी की कल्पना करिए, मतलब आप ही है एक बॉडी है, आपके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, किडनी लीवर के ऊपर लगाती है, लीवर जो भी बॉडी के पार्ट्स होते हैं बायोलॉजी जानते हैं, लेकिन नेट फोर्स अगर किडनी लीवर पे फोर्स लगाती तो क्या किडनी बाहर निकल के भागाती है? रहते अपनी जगह पे है ना। इसका मतलब नेट फोर्स अंदर कितना लग रहा है? अंदर नेट फोर्स कितना लग रहा है? 0 लग रहा है ना भाई। हमारी बॉडी पार्ट्स में मास होता है, अगर मैं न्यूटन की बात मान लूं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब पता चला किडनी को लीवर ने अट्रैक्ट किया, लीवर घुस गया जाकर के किडनी के ऊपर, बोले आई लव किडनी, घुस गया जाकर के, काम ही नहीं कर रहा। अब ढूंढ रहे लीवर कहां गया, बोले किडनी के अंदर घुस गया, किडनी हार्ट में घुसी जा रही है। तो इसका मतलब हर पार्ट अपनी जगह पे है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि हमारी बॉडी के अंदर जो इंटरनल फोर्स लग रहे हैं वो नेट इंटरनल फोर्स 0 है, कह सकता हूं? तो इंटरनल फोर्स के बारे में बात समझ आ गई, ठीक है। अब देखिए, अब जरा समझने की कोशिश करिए। एक बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, ठीक है, वो पार्टिकल के अंदर अंदर जो फोर्स एक्ट करते हैं उनके पार्टिकल्स में आपस में वो होते हैं इंटरनल फोर्स, ठीक है। अब अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, यानी इफ F एक्सटर्नल इज 0, इंटरनल तो 0 होता ही होता है, तो इसका मतलब ये हो गया, तो इसका मतलब F टोटल जो होगा, F टोटल वो तो 0 होगा। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि MACM बराबर 0 होता है। नहीं समझे? मतलब कहने का एक्सटर्नल फोर्स का मतलब समझिएगा, जैसे मान लेते हैं इस मेज पे बहुत सारे चावल बिखरे पड़े हुए हैं, वे सब वो एक बॉडी के पार्ट्स हैं, ठीक है, और वो अपना आपस में एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं, वो बैलेंस पोजीशन में है, और हम मेज को हिला दें, तो हम जो मेज को हिला देते हैं ना वो एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। तो MACM 0 हो गया, यानी ACM बराबर 0 हो गया, यानी कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है, यानी आप कह सकते हैं d/dt ऑफ VCM कह सकते हैं ना, यही तो होता है E। और अगर VCM 0, देखो d/dt मतलब डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट का मतलब होता है टाइम चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, ये मतलब होता है इसका शुद्ध हिंदी में, ठीक है। मैथमेटिक्स में तो ऐसा लिखा हुआ है, मतलब कहना ही चाहते हैं कि टाइम जब चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, और जब वेलोसिटी में चेंज 0 है तो क्या मैं कह सकता हूं VCM 0 है? सॉरी, VCM कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, 0 थोड़ी कहेंगे। यानी कि अगर किसी बॉडी में कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे तो उसके सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होती है, यानी वो एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। समझिए, अब आप 10 सहेलियां कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही हैं, ठीक है, यानी इंटरनल फोर्स उनमें 0 है, ठीक है, और किसी ने धक्का मार दिया, लत्ती मार दिया ऐसे बीच में, तो वो हो गया एक्सटर्नल फोर्स, कड़बड़ा गिर गई। नहीं समझे? तो लिख ली, तो यहां लिख दो, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, the
center of mass of the system moves with uniform velocity. The center of mass of the system moves with uniform velocity. अब अगर हम मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करें, मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जनरली होता क्या है? सेंटर ऑफ मास की बात नहीं कर रहे हैं हम, अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास को भूल जाओ। कंजर्वेशन मोमेंटम क्या बताया गया था कि अगर किसी बॉडी में कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट न करे तो उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, ये कहा गया ना। तो वही हमको यहां दिखाना है। तो अभी हम आपको बता चुके हैं, अभी आपने यहां देखा है कि VCM बराबर हमने लिखा था 1/m ऑफ M1 V1 प्लस M2 V2 अप टू MN VN। ये इसके पहले हमने प्रूफ किया है नहीं? प्रूफ किया है, ये प्रूफ किया है ना। अच्छा, अगर मैं इसको M को इधर ले आऊं तो M VCM, अभी हम बता चुके हैं सबको, वही दोबारा कर रहा हूं, M1 V1 प्लस M2 V2 अप टू MN VN। ठीक है, ये हो गया आपका मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, सही कह रहा हूं मैं। और ये हो गया आपका मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी प्लस मोमेंटम ऑफ सेकेंड पार्टिकल अप टू मोमेंटम ऑफ nth पार्टिकल। ये भी समझ में आ गई बात। अगर मैं यहां पर इस प्रकार से नहीं बता रहा हूं, इसको आप PCM ना लिखो, जानबूझ के MVCM ही लिखो, MVCM ही लिखो। अब इसको T के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। देखो, बताने के तरीके बहुत सारे हैं मैथमेटिक्स में इसको, ठीक है, जो मेरे समझ में आ रहा है मैं उस तरीके से बता रहा हूं। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू T, तो ये हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ MVCM इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ P1 प्लस P2 अप टू Pn। नहीं समझे? मैं जानबूझ के इसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, इसमें m को बाहर कर दो तो ये d बाई डी टी ऑफ VCM हो जाएगा, और ये ऐसे ही लिख दीजिए, इसको पूरा लिखा रहने दो। ये क्या लिखा हुआ है? एक्सलेशन लिखा हुआ है, यानी MACM इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ P1 प्लस P2 अप टू Pn। ये आपका हो गया फोर्स टोटल इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ P1 प्लस P2 अप टू Pn। अब ये कहा गया कि अगर, अभी हमने बताया कि ये टोटल जो फोर्स होता है इंटरनल प्लस एक्सटर्नल होता है। आप लिखेंगे इफ F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज F टोटल इज आल्सो 0। ठीक है, क्योंकि इंटरनल ऑलरेडी 0 होता है। सो बाई इक्वेशन स्टार आप कह सकते हैं कि d बाई डी टी ऑफ P1 प्लस P2 अप टू सो ऑन प्लस Pn बराबर 0 है। ठीक है, देखो d बाई डी टी का मतलब होता है इसका जो है टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज। तब इसका टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज 0 है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि P1 प्लस P2 अप टू Pn इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट? प्रूफ हो गया। इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसी को कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। समझ में बात आई? अब एक आध क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो इससे संबंधित है, थोड़े बहुत एक आध क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो इससे रिलेटेड है। ठीक है, मतलब जो मेन कंसेप्ट है वो हमने बता दिया। अब फिर बहुत डिटेल में जाओगे अंदर तक मैथमेटिकली तो टफ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो आपके लेवल में इतना नहीं आएंगे जितना हमने बताया, इसी के बीच में सब तामझाम रहेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एक आध क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम। जैसे मैं एक क्वेश्चन पढ़ता हूं,
इसमें कहा गया है कि 3 मासेज हैं 3, 4 और 5 केजी के। ठीक है, एक मैं एग्जांपल लेता हूं। हमने कहा 3 मासेज हैं, एक M1 है 3 केजी का, और एक M2 है 4 केजी का, और एक है 5 केजी का, और एक M3 है 5 केजी का। 3 masses of 3, 4 and 5 kg are located at the corners of equilateral triangle of side 1 meter। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी साइड ए दी है 1 मीटर, इसके कॉर्नर्स पे लोकेट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, यानी सेंटर ऑफ मास को लोकेट करना है। अब देखो हम एक्चुअली में सेंटर ऑफ मास ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम दिख रहा है आपको। अब भाई 3 पार्टिकल है ना भाई, 2 पार्टिकल सिस्टम, एन पार्टिकल सिस्टम। तो अगर एन पार्टिकल सिस्टम में हम यहां पर जाएं तो प्रॉब्लम यहां पर आ रही है कि हमको पोजीशन वेक्टर मालूम नहीं, कोऑर्डिनेट मालूम नहीं। तो हमको इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि आप उसके कोऑर्डिनेट तक पहुंच जाइए। ठीक है, तो हम जानबूझ करके उसको एक्सिस पे बनाएंगे, 2D में एक्सिस बनाएंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और हम इक्विलेटरल ट्रायंगल यहां बना देंगे। ठीक है, ये OAB ये बनाएंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, और यहां पर M1 मास रख देंगे, यहां पर M2 मास रख देंगे, यहां पर M3 मास रख देंगे। क्या आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं? देखो अगर मैं इसकी साइड 1 मान रहा हूं तो ये लेंथ 1 है, सही में कह रहा हूं, तो क्या A पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,0 नहीं हो जाएगा? और O का कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0। अब B का कैसे निकालेंगे? यहां से परपेंडिकुलर डाल दें, इसको C मान लें, तो क्या ये वाली लेंथ हाफ नहीं हो जाएगी? तो यानी इसका x कोऑर्डिनेट तो हाफ हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट ये है, और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसमें लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में। तो क्या मैं कह सकता हूं कि y स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4, तो y इज इक्वल टू √3/2। तो क्या इसका y कोऑर्डिनेट √3/2 नहीं हो जाएगा? अब आपको यहां पर M1 मालूम है, X1 Y1 मालूम है, M2 मालूम है, X2 Y2 मालूम है, M3 मालूम है, X3 Y3 मालूम है। देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसा है, यूनिफॉर्म है, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल शेप का कोई पार्टिकल थोड़ी है। तो इसका सेंटर ऑफ मास जरूरी नहीं है कि इसके मीडियन पे ही हो। मीडियन पे तब होता जब वर्टिसेस पे सेम मास रखा होता, तभी निकालना पड़ता है। तो हमने कहा सपोज करिएगा ये इसका सेंटर ऑफ मास है G, XCM और YCM। CM इंडिकेट फॉर सेंटर ऑफ मास, आप XY मान सकते हो, ऐसा कोई नियम नहीं कि XCM ही मानोगे। ठीक है, तो अब XCM हम इससे निकालते हैं। ठीक है, अगर मुझे XCM निकालना हो तो XCM कैसे निकालेंगे? M1X1 प्लस M2X2 प्लस M3X3 अपान M1 प्लस M2 प्लस M3। M1 हो गया आपका 3 kg का, X1 हो गया 0, M2 हो गया 4 kg का, X2 हो गया 1, M3 हो गया 5 kg का, ये 1/2 अपान 4 3 7 5 12, तो आएगा 4 प्लस 5/2 अपान 12 बराबर 4 दूनी 8 5 13/24। तो इसका x कोऑर्डिनेट आ गया 13/24। अब इन्होंने डेसिमल में निकाल दिया उठा करके, ये कौन सी बात है? ठीक है, अब y कोऑर्डिनेट निकालो, ये नोट करिए ना। अगर y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, नोट कर लिया, अगर y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो यहां YCM लिखेंगे, यहां आएगा M1 Y1, यहां आएगा M2 Y2, यहां आएगा M3 Y3। तो M1 Y1 0, M2 Y2 0, M3 और Y3 हो गया √3/2। तो ये हो जाएगा आपका 5√3/24। तो पॉइंट जो आएगा वो आएगा 13/24, 5√3/24। अब वो डेसिमल में लावे जिसमें लावे वो बात की बात है, फिलहाल जो हुआ उसके बारे में बात कर रहे हैं। समझ में बात नहीं आई? अब ये तो तब हम निकालेंगे जब कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको जो है करना हो। अब मान लीजिए कहीं पोजीशन वेक्टर दिया होगा तब क्या करेंगे? तो देखिए एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं।
ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आते जरूर है, ये ध्यान रखिएगा, सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं। देखिए जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पार्टिकल्स हैं, एक 100 ग्राम का है, एक 300 ग्राम का है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं, एक पार्टिकल M1 है, वो 100 ग्राम का है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हम किलोग्राम में चेंज करें, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर अगर M1 लिख रहे हो हैं, नीचे भी हम लिखते हैं ना आप, लेकिन अब थोड़ा सा अच्छा लगता है, ट्रेडिशन है, इसलिए हम इसको केजी में चेंज कर लेते हैं। और दूसरा है 300 ग्राम का, यानी M2 जो है वो है 300 ग्राम का, यानी 0.3 केजी। ये कह रहे हैं कि R एट गिवन टाइम हैव ए पोजीशन, यानी कि अगर हम मान लें कि M1 की पोजीशन R1 है, तो R1 जो इसका पोजीशन दिया हुआ है वो दिया है 2i प्लस 5j प्लस 13k, 2i प्लस 5j प्लस 13k। और M2 की पोजीशन अगर R2 मान लेते हैं तो वो दिया हुआ है -6i प्लस 4j माइनस 2k, 4j माइनस 2k। तो कहते हैं आपको कह ये रहे हैं एंड द वेलोसिटीज, अब देखो और कुछ भी दिया हुआ है, यानी कि इसकी वेलोसिटी v1 दी हुई है और वेलोसिटी भी वेक्टर फॉर्म में दी हुई है। क्या दी हुई है आपकी? 10i माइनस 7j माइनस 3k, 10i माइनस 7j माइनस 3k। और इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी दी हुई है वो दी हुई है आपकी 7 माइनस 9 प्लस 6, 7 माइनस 9 प्लस 6। ये मीटर में दिया हुआ है, ये मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, वेलोसिटी ये दिया हुआ है, इसीलिए वो केजी में कन्वर्ट कर लिया गया है। ये मीटर में दिया हुआ है, यानी पोजीशन वेक्टर जो है उसकी मीटर में दिया हुआ है। तो कहते हैं डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो ध्यान से, हमको निकालना है आरसीएम। आरसीएम का हमने क्या बताया था? M1 R1 प्लस M2 R2 अपान, अच्छा अपान M1 प्लस M2, ये बताया था ना हमने। अब देखो चूंकि मास ऊपर भी है, मास नीचे भी है, तो ये जरूरी नहीं आप केजी में चेंज करें, लेकिन ठीक है चेंज कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। M1 कितना है? M1 है आपका 0.1 और R1 कितना है? R1 है आपका 2i प्लस 5j प्लस 13k प्लस M2 कितना है? 0.3 और R2 कितना है? माइनस 6i प्लस 4j माइनस 2k अपान M1 प्लस M2 0.1 प्लस 0.3। समझ में बात नहीं आई? ये बताइए, अगर मैं इसको 1/10 कर दूं, इसको 3/10 कर दूं, इसको 1/10 कर दूं, इसको 3/10 कर दूं, तो क्या मैं कह सकता हूं डेसिमल हट जाएगा ऊपर नीचे से? यानी कि ये 1 बन जाएगा, जो खोलेगी तो आएगा 2i प्लस 5j प्लस 13k माइनस 18i प्लस 4 12j माइनस 3 दूनी 6k अपान 3 1 4। तो ये हो जाएगा आपका 2i और माइनस 18i माइनस का 16i और प्लस का 5j प्लस का 12 प्लस का 17j और माइनस का 6 है, ये 7 7 6 13 7 प्लस का 7k अपान 4। ये आरसीएम निकल आया। अब कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कहीं पर प्लस माइनस की गलती ना हो जाती है अक्सर, इसलिए मैं कह रहा हूं। चेक कर लेता हूं आप, -16, हाँ ठीक है, समझ में नहीं आई। अब दूसरे पार्ट में आपसे कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो आप इसको ना डिफरेंशिएट करना शुरू कर देना, वो आप पहले से पढ़ चुके हैं उसके बारे में, इसलिए वो डायरेक्ट आप कर दीजिएगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या बताया गया था? VCM इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 अपान M1 प्लस M2 होता है ना। तो M1 आपका दिया हुआ है, V1 आपका ये लिख दो, R1 जैसे लिखा था इसे V2 लिख दो, तो वेलोसिटी निकल आएगी। ठीक है, अब अगर आपको
वेलोसिटी वेक्टर में निकालना है, यही जो आंसर आए उसको मीटर पर सेकंड में लिख दीजिएगा। अगर आपको मैग्नीट्यूड पूछ लिया जाए तो बाद में मॉड कर दीजिएगा, मॉड निकालना आप जानते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका इसका हो सकता है, नोट करिए इसको। तो समझ में बात आई ना, ये सेंटर ऑफ मास का कुछ लब्बो लबाब कहते हैं, क्या कहते हैं, उर्दू में यही कहा जाता है लब्बो लबाब। तो ये सेंटर ऑफ मास का लब्बो लबाब है, नोट करिए इसको।